कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। यहाँ उपस्थित आदरणीय सरपंच श्री, दोनों पाठशाला के आचार्य श्री, आमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित सभी नागरिकों को मैं सोलंकी ध्रुविशा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नाने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब कि तू मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता था, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति जो ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, वो ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना तो रहे इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान तेरा है, और एक कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेके अपनी लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा अपनी 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोजगार, भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने कैसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करते देख जो भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किसी घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हमने एक समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगता है 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने का चूक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति
सकती यही सच्चा राष्ट्रगण। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है और ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, और दूसरी और हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। ऐसी गजब की कई बीमारियां हमारे देश में चल रही है, और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारे देश की शिक्षा नीति। हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनाई जाती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में नारी की पूजा नहीं बल्कि उसकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दरक्षण नहीं बल्कि समाज शक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि यानाचन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सधीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाला, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह शिल्प बंधमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है, ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a civil daughter of this mother, she is proud in Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और इस देश के हर एक किसान को, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि